हेलो स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है, आयन एक्सचेंज आपका जो लेसन चल रहा था उसके अंदर देखो, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का मतलब क्या होता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी कितनी धनायन को अपने अंदर ग्रहण कर सकती है या कितने धनायन को अपने में से पार निकाल सकती है, उसको हम बोलते हैं मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। देखो होता क्या है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता मृदा संकीर्ण की उस क्षमता का द्योतक है, मतलब मिट्टी की उस क्षमता का द्योतक है जिससे मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित धनायन की संपूर्ण मात्रा कम प्रकट होती है। मतलब जितने धनायन है उसकी मात्रा कम से कम पता चले। धनायन विनिमय क्षमता को हम सेंटीमोल प्रति किग्रा इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो भाई, अपने आरबीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से धनायन विनिमय क्षमता किसमें डालते हैं? सेंटीमोल प्रति केजी में। और ये जेट के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धनायन विनिमय क्षमता को हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं? धनायन विनिमय क्षमता को हम शॉर्ट में लिखते हैं, वो लिखते हैं CEC। ठीक है भाई, CEC, धनायन विनिमय क्षमता को CEC से लिखते हैं। तो क्वेश्चन आता है CEC की विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सेंटीमोल प्रति किग्रा, C मोल केजी इनवर्स। ठीक है, इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है? 1 किलो शुष्क मृदा ले ली, मतलब 1 किलो मिट्टी ले ली सूखी हुई, 1 किलो शुष्क मृदा ले ली, इसके द्वारा अधिशोषित H+ आयन तथा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। मतलब किसी सूखी हुई मिट्टी के द्वारा जितने H+ आयन ग्रहण किए जाएंगे उसी को हम बोलेंगे धनायन विनिमय क्षमता। जिस मिट्टी की जितनी ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता होगी वह उतना ही अधिक धनायन को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। कॉमन सेंस है ये तो। ठीक है, धनायन को धारण करने की क्षमता विभिन्न मिट्टी में अलग अलग होती है, एक तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, किसी मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता 10 सेंटीमोल केजी इनवर्स है, 10 सेंटीमोल केजी इनवर्स है, तो उस मिट्टी के 1 किलो में, मतलब अगर किसी मिट्टी के ऊपर मान लो सैंपल में लिख दिया 10 सेंटीमोल केजी इनवर्स, तो इसका मतलब क्या है कि उस मिट्टी के 1 किलो में 10 मोल H+ आयन, 10 मोल H+ आयन अधिशोषित करने की क्षमता होगी। 1 किलो में 10 मोल, ठीक है, H+ आयन अधिशोषित करने की क्षमता होगी। मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, ठीक है, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम इकाई के स्थान पर अब अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार सेंटीमोल केजी इनवर्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले ये किया जाता था, अब ये किया जाता है। ठीक है, दोनों की इकाइयों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम का मतलब 1 सेंटीमोल प्रति किलो मिट्टी के बराबर ही माना जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अपने बात करते हैं, ये जो लाइन मैंने यहाँ से काटी है वो यही बात कर रही है कि ये जो मृदा क्ले है वह ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता, आपको इसकी एक टेबल दिखा रहा हूँ ये वाली। ठीक है ना, ये मिट्टी के टाइप हैं। मिट्टी आपकी देखो, आप मृदा जब अच्छे से पढ़ोगे उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा मिट्टी के इतने टाइप होते हैं लगभग: क्योलिनाइट, इलाइट, मांटमोर्लियोनाइट, वर्मिकुलाइट, क्लोराइट, एलोफेन, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड और ह्यूमस। बट आपको क्या है कि क्योलिनाइट, इलाइट और मांटमोर्लियोनाइट तो जरूरी याद करना है। ये तीन आपके पूछे जाते हैं, जेट के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इनका मान दिया हुआ है धनायन विनिमय क्षमता का। देखो औसत मान दिया हुआ है, केल्यूनाइट का 8 होता है, इलाइट का 30 होता है, मांटमोर्लियोनाइट का 80 होता है, वर्मिकुलाइट का 150 होता है, क्लोराइड का 30 होता है, एलोफेन का 100 होता है, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का 4 और ह्यूमस का 2। और ये इनकी रेंज दी गई है, मतलब 3 से 15 के बीच होना चाहिए, 20 से 40 के बीच होना चाहिए, 60 से 100 के बीच होना चाहिए, वर्मिकुलाइट 100 से 200 के बीच होना चाहिए। तो इसमें आप इन 3 की तो ये वैल्यू भी याद रखोगे, ये वैल्यू भी याद रखोगे। ठीक है, जेट के लिए आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ह्यूमस की होती है 200 तक, और किसकी सबसे कम होती है पूछा जाए तो ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की होती है। ठीक है बच्चों, तो एक ये टेबल भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपसे राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, मतलब वो कैटायन एक्सचेंज जो हो रहा है उसकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो देखो, सबसे पहले आता है मिट्टी के कण। जितने महीन कण होते हैं, महीन कणाकार वाली मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार वाली मृदाओं से अधिक होती है। मतलब बारीक मिट्टी होगी उसमें ना धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी, मोटे दानों की जो मिट्टी होगी उसमें धनायन विनिमय क्षमता कम होगी। उसके बाद बलुई दोमट मिट्टी की CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी
5 से 10, जबकि मटियार दोमट की होती है वो 15 से 20 सेंटीमोल केजी इनवर्स होती है। ये दोनों डाटा याद रखना भाई, ये भी जेट में आते हैं। बलुई मिट्टी की कैटायन क्षमता कितनी होती है? 5 से 10 होती है। मटियार की कितनी होती है? 15 से 20। बलुई की 5 से 10, मटियार की 15 से 20। क्ले की मात्रा व प्रकार। मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी। मिट्टी में जितना ज्यादा क्ले होगा उसमें धनायन विनिमय क्षमता उतनी ज्यादा होगी। जिन मृदाओं में मांट मोरलियो क्ले की मात्रा अधिक होती है उनकी मृदाओं की अपेक्षा जिनमें इलाइट व केओलिनाइट क्ले पाई जाती है धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। मतलब ये कि मांट मोरलियोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट में सबसे विनिमय क्षमता किसकी कम होती है? मांट मोरलियोनाइट की होती है। ये टेबल से आपको पता चल जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। अधिक किसकी होती है? मांट मोरलियोनाइट की होती है, केओलिनाइट की सबसे कम होती है और इलाइट की उससे ज्यादा होती है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने थे। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मृदा की पीएच। तो देखो मृदा की पीएच क्या होती है? सॉइल पीएच किसे बोलती है? क्षारीय मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता अम्लीय मृदाओं से अधिक होती है, ठीक है। पीएच के बढ़ने के साथ साथ आयनित आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब ये कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पीएच के बढ़ने पर बढ़ती है। एक ये लाइन याद रखना, सिंपल सी पूछी जाती है कि पीएच बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ साथ, ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। ये चीज भी याद रखना कि मिट्टी में जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, उतनी ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 200 सेंटीमोल केजी इनवर्स के आसपास होती है, ठीक है। तो अब बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ तक के वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट में जो आपको कराऊंगा वो कराऊंगा इससे आगे की बातें, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ये वीडियो आपको मैं इसी तरीके से दूंगा, आपकी बुक की जो थ्योरी है ना उसी को समझाऊंगा। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, लेसन खत्म होते ही बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं वो देखना। तरीका बता रहा हूँ, बुक के पीछे जो छोटे क्वेश्चन है ना उनका आंसर पेंसिल से आप वहीं पे ही लिख लेना, जिससे आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। बड़े क्वेश्चनों को आप पेज नंबर डाल के लिख सकते हो। और थ्योरी आप पूरी करना, तैयारी अपनी जेट के अकॉर्डिंग ही करनी है आपको। ओके बच्चों, आज के वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगा, उसके अंदर ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट आपको मैं इससे आगे की बातें कराऊंगा। थैंक यू बेटा।